डिस्कस कर रहे थे फिगर 8.11 में कि प्लॉट ऑफ द काई वर्सेस टी ओवर टी एन फॉर द एंटी फेरोमैग्नेटिक सिंगल क्रिस्टल। तो टी लेस देन जब टी एन है तो इसमें बड़े इसके ये फंक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड है और रिलेटिव टू द प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेटाइजेशन है। इस ग्राफ में अगर आप देखें कि काई जो है एट ये टी ओवर टी एन मतलब अगर ज़ीरो लेते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि काई जो कि प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटाइजेशन के उसकी वैल्यू भी है लेकिन उससे भी मैक्सिमम है काई परपेंडिकुलर ये था कि वो जो सब लेटस है उसका एक प्रेफर्ड एक्सेस है वो जैसा बताया मैंने कि अगर वो कोई मोनोक्लिनिक है तो उसका वो टू फोल्ड वाला जिसके गिर्द आप रोटेट करते हैं तो दैट रिमेन्स इनवेरिएंट। और इसी तरीके से अगर हेक्सागोनल है तो उसका 6 फोल्ड था और अगर वो क्यूबिक है तो वो 4 फोल्ड है। तो इसी तरीके से अगर ऐसी सब लेटेस है कि उसका जो ये प्रेफर्ड फोल्ड है रोटेशन एक्सिस है, अगर उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो वीक किया है हमने क्योंकि इनकी एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटाइजेशन 0 के बराबर है, लेकिन जब हम ये मैग्नेटिक फील्ड वीक अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर 0 है, तो हम देखते हैं कि जो काई परपेंडिकुलर कंपोनेंट है up to with increase in the temperature there is no effect और it remains constant। लेकिन ये जो काई जो था विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यानी कि काई पैरेलल प्लस काई परपेंडिकुलर, तो वो देखते हैं हम कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये काई भी बढ़ना शुरू हो जाती है और यहाँ पर जो एट टी इक्वल टू टी एन इसकी वैल्यू मसलन मैक्सिमम आती है। अब इसी से ही अगर हम ये काई परपेंडिकुलर वाला देखें कि अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो ये काई पैरेलल जो है कि आपने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया वो प्रेफर्ड ओरिएंटेशन एक्सेस के ये पैरेलल है, तो इसकी वैल्यू वो डिक्रीज करती है हत्ता के एट टी इक्वल टू 0 केल्विन पर ये काई पैरेलल भी जो है 0 के बराबर हो जाती है। So we see that the application of the magnetic field along the preferred orientation of the sublattice that also depends upon। और इसमें देख रहे हैं हम कि अगर आप फील्ड उस सबलेटस के परपेंडिकुलर ही अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है पैरेलल कंपोनेंट है वो टी इज इक्वल टू 0 पर तो ये 0 के बराबर है, लेकिन जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ये बढ़ना शुरू हो जाती है, इट रीचेज़ मैक्सिमम एट टी इज इक्वल टू टीएन, लेकिन उसके बाद फिर अगेन व्हेन टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन टीएन तो ये घटना शुरू हो जाती है, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में ये चेंज हो जाता है। इसके बाद जो है ये फेरी मैग्नेटिज़्म है। अच्छा एक और जो बात है मसलन इसमें ये जो फेरोमैग्नेटिक में टेम्परेचर बढ़ाने से वो पैरामैग्नेटिक में रीजन में चला जाता था, तो एंटी फेरोमैग्नेटिज़्म में जो है इसका उलट है। एंटी फेरोमैग्नेटिज़्म में हमने देखा कि ये टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी मैग्नेटाइज़ेशन जो है वो बढ़ रही है और ख़ास तौर पर जब इसको ये काई पैरेलल था केस तो इसकी मैग्नेटाइज़ेशन जो है T इक्वल टू Tn पर जाकर मैक्सिमम तो इसको जब हम ये एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो ये माइनस थीटा के जाकर ये कहीं इस एक्सेस को कट करती है। आखिरी जो है ये इसमें आर्टिकल ये फेरी मैग्नेटिज़्म है, तो जैसा आपने देखा कि ये जो फिगर 252 पर थी कि एंटी फेरोमैग्नेटिज़्म में एडजेसेंट स्पिन्स दे आर इक्वल बट द अपोजिट और नेट मैग्नेटाइजेशन 0 है। तो फेरी मैग्नेटिज़्म में देखते हैं कि मैग्नेटाइजेशन जो है नेट वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें एडजेसेंट एटम की जो अपोजिट है वो मसलन वो लेस है या दोनों ये अनइक्विवेलेंट है, तो ये अनइक्विवेलेंट होने की वजह से यहाँ पर नेट मैग्नेटाइजेशन जो है वो
नॉन ज़ीरो वैल्यू वैल्यू इसकी आती है और ये वाले इसमें ये आयरन के ऑक्साइड ये लाई करते हैं और आजकल इंडस्ट्री में भी और रिसर्च एरिया में फेराइट जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स ये बनाए जाते हैं, तो इसमें इसका ये बड़ा रोल है। तो बस इतना ही था भई इसका ये इंट्रोडक्शन इसी हद तक। बाकी जो है ये जो बताया था मैंने हुड्स रूल का, तो उसका मैं आपको वो पेज जो है वो कर दूँगा वो आपको सेंड कर दूँगा ना, तो उसके साथ ही फिर वो डिस्क्राइब भी कर दूँगा कि कैसे हम अगर हमें ग्राउंड स्टेट मालूम करनी हो किसी मैग्नेटिक आयन की, तो हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से कॉन्फ़िगरेशन से कैसे मालूम कर सकते हैं उसका ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक कोड जो है, वो इंशाल्लाह मैं आपको ये भेज दूँगा व्हाट्सएप पर।